अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, हमारा पाकिस्तान में ज़ाहिर है मेरा शहर कराची है। मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। आज भी मेरे तकरीबन सारे ही रिश्तेदार कराची में रहते हैं। कोई इक्का दुक्का कज़न है जो बाहर कहीं अमेरिका वगैरह में हैं, अदरवाइज़ सब कराची में हैं। कराची ज़ाहिर है मेरा शहर है और इसका दर्द है मुझे। मैं कराची की जो सबसे बड़ी पार्टी रही है MQM, उसका हिस्सा भी रहा हूँ। मैंने वहाँ पे एक टाउन, जमशेद टाउन में मेयर की हैसियत से काम भी किया है। वहाँ के मामलात को भी मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। कराची के साथ नाइंसाफ़ी पे मैं बोलता भी रहता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, कराची के मामलात इसलिए भी ख़राब हैं कि इसको शुरू से सोतेला शहर माना गया और ट्रीट किया गया। एक कमाऊ पूत है जिस पे पूरा पाकिस्तान चलता है और पलता है, लेकिन इसका कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। कराची के लोग सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सबसे कम कंट्रीब्यूशन इनको रिटर्न में मिलता है। ऐसा शहर जैसे कि मुंबई है, इंडिया में हमेशा से मुंबई एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था और है, लेकिन इन रिटर्न मुंबई के रूलर्स ने, चाहे वो महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने मुंबई को बहुत कुछ दिया। लेकिन सिंध में कराची कैपिटल है और मसला ये है कि सिंध की हुकूमत हमेशा सिंधी वडेरों के पास रही और ये वडेरे अंग्रेज़ों के एजेंट थे। अंग्रेज़ों ने इसीलिए इनको लंबी लंबी ज़मीनें दी, जागीरें दी, और ये आर्मी के एजेंट रहे हैं 47 के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में 1947 के बाद आर्मी ने अंग्रेज़ों का रोल टेक ओवर किया। पहले अंग्रेज़ सरकार हिंदुस्तान पे रूल करती थी तो वो सारे फैसले करती थी, वो सारे फ़ायदे उठाती थी, वो सारा माल हिंदुस्तान से लूट के इंग्लैंड पहुंचाते थे। इसके बाद ये काम हमें आर्मी कर रही है और आर्मी लूट मार कर रही है, अंग्रेज़ों जैसे जुल्म कर रही है। और जिस तरह अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जागीरदारों को, मुल्लाओं को अपना एजेंट बनाया था, इसी तरह आर्मी ने जागीरदारों को अपना एजेंट बनाया हुआ है। ओवरऑल सिंध का हाल ख़राब है। पाकिस्तान भर को सिंध इतना कुछ देता है, लेकिन सिंध में क्या है? मतलब सिंध का कैपिटल कराची एक मेगा सिटी है, उसके हाल ख़राब है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का कुछ भी नहीं है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम है। पानी पीने के मसले हैं, सारा पानी बेचा जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में कहीं टैंकर सर्विस नहीं है। यहाँ पे फ़ौज के निगरानी में टैंकर पे पानी बेचा जा रहा है। लोड शेडिंग टॉप पे, महंगी तरीन इलेक्ट्रिसिटी इधर मिल रही है। कोई सड़क नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। इंतहाई हाल ख़राब हैं और ऐसे में कराची का कोई आगे पीछे समझ नहीं आती कि क्या होगा। अजीज़ दोस्तों, ये जावेद बिलवानी हैं। ये हमारे मेमन कम्युनिटी के बाटवा कम्युनिटी से, हमारा बाटवा जमात से ताल्लुक़ है। बाटवा इंडिया का, गुजरात का एक शहर था जहाँ मेरी माँ पैदा हुई थी। तो बाटवा जमात से इनका ताल्लुक़ है। हमारे फैमिली कनेक्शंस हैं बिलवानी फैमिली से, और ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। कई पोजीशंस पे भी रहे हैं, चैम्बर्स में और स्टॉक एक्सचेंज में और हर जगह। इन्होंने कराची के हवाले से ये डिटेल्ड एक प्रोग्राम में बात की है और कराची के इश्यूज़ और कराची के इश्यूज़ के सॉल्यूशन पे बात की है। वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कि हमारे यहाँ कराची को जिन हुक्मरानों ने इधर हुकूमत की है, वो कराची के लोग ही नहीं है। और ये अभी सेंसस की बात कर रहे हैं, इसमें तो आर्मी भी साथ थी। तो इसका मतलब है आर्मी ने भी गड़बड़ की है, सबने गड़बड़ की है। तो आप कौन सही करेगा? सही कौन करेगा भाई? आर्मी वाले साथ घर घर पे गए और उसके अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो सही कौन करेगा? बट आपने जो बात काम किया है ना, ये बिल्कुल सही किया है
कराची के स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंक्स, यहां के बिजनेस कम्युनिटी, ट्रेडर्स, यूनिवर्सिटीज, ये जितने इदारे हैं, जितने कराची के लोग हैं, सबको निकलना पड़ेगा एक साथ। जब तक ये एक साथ नहीं निकलेंगे कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे बताएं, सिर्फ 55 अरब रुपए, 55 से 60 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मद में सिंध गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट को। कितने? 55 से 60 अरब की। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस का मतलब ये है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से गुजर के जो गाड़ियां गई हैं, ये उसके लिए है ना, कि वो खराब होगा। तो यहां से तो कराची से निकलने के बाद तो मोटरवे और हाईवे पे चढ़ जाती है, तो कहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ? कराची शहर का। तो कराची को क्या मिलता है उसमें से? वो कभी सीएम हाउस में मैंने ये बात की तो बोले इसको नहीं बुलाया करो आइंदा। इधर ये हाल है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। और एक दफा मैंने कोर कमांडर ऑफिस में ये बात की, जब मैं बात करके बाहर निकल रहा था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे, बाजवा साहब थे, नहीं वो थे अपना क्यानी साहब, बाजवा साहब थे, बाजवा साहब। ये जब ये शब्बर ज़ैदी, तो घड़ी घड़ी फोन आ रहे थे, उस नंबर कोई नहीं आ रहा था। तो मुझे जुबैर मोती वाला ने फोन किया, यार तुमको फोन कर रहे हो, उठा नहीं रहे। मेरा नंबर ही नहीं आ रहा, मैं क्यों उठाऊं? बोला यार वो उधर बुला रहे हैं, उधर आ जाओ। मैंने बोला यार मैं तो फैमिली के साथ बैठा हूं, मैं तो नहीं आता, मेरा अपना क्या काम। जब मैं उधर गया तो मरहूम मेहताब चावला थे मेरे साथ, जुबैर बैठे हुए थे। मैंने उधर सबको, जितने लोग बैठे थे ना, मैंने उन सबसे कहा कि खुदा का वास्ता है, कराची में ही आए, कराची की बात करो, चमचागिरी नहीं करना। आप सब लोग एक तो तारीफें करोगे और चमचागिरी करोगे। अच्छा ये बात मैंने की उधर, तो आर्मी के कुछ लोग खड़े थे और सुन रहे थे। फिर वो आए और वही जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वही हाथ फेरने शुरू किए, समझे। मगर उसमें हम मेहताब चावला और हमने बोला भाई हमको टेक्सटाइल की बात करनी है, मुझे जल्दी काम से जाना है, तो मुझे पहले करने दें। मैंने बादशाह की उधर। जब मैं उठ के बाहर निकला तो मुझे एक ब्रिगेडियर ने बोला यार आपका कार्ड मुझे चाहिए। मैंने क्यों चाहिए? आपने बोला आपके पास तो है सब चीजें मेरी, और मैं कोई ऑफिस से थोड़ी आ रहा हूं यार, मैं तो फैमिली के साथ था, वहां से आ रहा हूं। तो मतलब ये हाल है, कोई बोलता है तो उसको बोलते हैं आपका कार्ड दो, आपका ये दो। मतलब सच्ची बात करना भी गुनाह है। क्या है? और इसका एक ही सॉल्यूशन है जो मैंने अभी समझाया है। देखिए आज ये सर्कुलर रेलवे कब बनी? आप मुझे बताएं, हबीब बैंक प्लाजा कब बना? तो हमने तो जब से होश संभाला है तो नेगेटिव ग्रोथ ही देखी है। और जिस दिन ये नारा लगा तुम उधर और मैं इधर, उस दिन के बाद नेगेटिव ग्रोथ हुई है। आप 4-5 बेसिक चीजें होती हैं जिस पे आप शोर मचा रहे हो। मेरिट खत्म हो गई। मुझे कोई मेरी फैक्ट्री में कहे कि आप सिफारिश पे आदमी रखो सारे, तो मैं रख सकता हूं, फैक्ट्री चला सकता हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मुझे बताएं कि यहां मेरिट पे कितने लोग भर्ती होते हैं? पाकिस्तान में कितने लोग मेरिट पे भर्ती होते हैं? आपने अपने आइन के अंदर वो सिस्टम बना दिया कि मेरिट को खत्म करो। मैं असेंबली में कोई 20-25 साल से जाता हूं, नेशनल असेंबली में और सेनेट में। वहां मैं लॉ मेकर्स जो देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये जो लॉ मेकर्स हैं ये हमारा कानून बना रहे हैं। आप उनको देख के हैरान हो जाओगे, मैं हकीकत बता रहा हूं। सिर्फ आप उनसे सलाम दुआ करो और आप अपना एजेंडा दो, वो पास हो जाता है। यार आप मुझे बताओ, जब इस मुल्क के ऐसे लॉ मेकर होंगे तो लॉ क्या बनेगा? ये हकीकत है। तो आप कहां किससे मांग रहे हो? आप किससे उम्मीद लगाए बैठे हो? ये तो अवाम को निकलना पड़ेगा और हर लेवल से, हर जगह से। और एक ही तरीका है कि यहां ही के लोग सब कुछ करें।
اور کوئی نہیں کرے گا آپ کے لیے. اور بالکل صحیح ہے, یہ مہم چلنی چاہیے اور یہی آواز اٹھنی چاہیے کہ کراچی بناؤ. یہ کراچی, اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں, زلزلہ آتا ہے پاکستان میں, سب سے آگے کون ہوتا ہے؟ اور ڈائریکٹ ان لوگوں کو ملتا ہے, گورنمنٹ کو نہیں ملتا, ڈائریکٹ جا کے دیتے ہیں. میں تو بولتا ہوں وہ لوگ بھی آواز, ان کو بھی اٹھانی چاہیے کراچی کے لیے آواز, کہ ہماری مدد کرنے والے تو یہاں بیٹھے ہیں. ہم تکلیف میں آتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں کے لوگ آتے ہیں, چاہے افغانستان ہو, چاہے کوئی اور کنٹری ہو, کسی بھی ملک میں, مسلمان ملک کے اندر کوئی پرابلم آتا ہے, سب سے پہلے کون جاتا ہے؟ پاکستان سے کراچی کے لوگ. آپ مجھے یہ بتائیں, ایکسپورٹ کراچی کی زیادہ, ڈائریکٹ ٹیکس کراچی کا زیادہ, سندھ کا 95% ریونیو کراچی کا, کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ظلم بھی ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ کوئی, جب تک یہ عوام ایک ایک گھر سے لوگ نہیں نکلیں گے نا, جب تک یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. آپ لوکل گورنمنٹ, یہ گورنمنٹ سب آتی تو ان کے انڈر میں, پروونشل گورنمنٹ میں آئین کون بنائے گا, قانون کون بنائے گا پروونس کا؟ ایم پی ایز بنائیں گے. اور آپ سے زیادہ کون جاتا ہے؟ کیسے کیسے ایم پی ایز ہیں یہاں کے, وہ آپ کا قانون بنائیں گے. میں تو ایک بات کرتا ہوں, کبھی کبھی کوئی مجھے یہ بات کرتا ہے, میں بولتا ہوں آپ مجھے بتاؤ, ایک تاریخ لکھنے والا عالم دین ہو اور ایک تاریخ لکھنے والا ٹیررسٹ ہو, آپ کس کی تاریخ پڑھو گے؟ یار اللہ کا نام لو, کون قانون بنا رہے ہیں؟ کبھی آپ سوچو تو صحیح. آپ اسمبلی کے سارے آدمیوں کو چیک کرو, یہ جو قانون بنا رہے ہیں اس میں سے کون لوگ ہیں جس کے آپ جس کو سلوٹ کرو کہ یہ آدمی قانون بنانے کے لیے بالکل قابل ہے, وہ ہمارے قانون بنا رہے ہیں. تو ہم کیسے صحیح ہوگا ملک؟ آپ مجھے بتائیں کس طرح صحیح ہوگی چیزیں, مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی. آج کل جتنے بچے ہمارے پڑھ کے آتے ہیں, بچے انڈسٹریلسٹ کے ہوں, بزنس مین کے ہوں, ٹریڈرز کے ہوں, باہر سے آتے ہیں, تھوڑے دن میں بھاگ جاتے ہیں. تھوڑے دن میں میں ابھی ریسنٹلی شکاگو گیا تو ہمارے دوست, ہمارے کالج اسکول کے دوست وہاں شکاگو میں مجھے ملے. وہ اتنے خوش ہوئے مجھے دیکھ کے, بولا ہر روز مجھے دیوان پہ آ کے وہ سبب سے لے جاتے تھے, اور رات کو 2 بجے تک, بولا یار ہم تو اب سب ریٹائر ہیں, بچے کام کر رہے ہیں, ہم 2-3 بجے تک بیٹھتے تھے. اور میں 15 دن تک بیٹھا اور 15 دن وہاں رہا, اور مجھے کہتے تھے ابھی ایک کی بیٹی کی شادی ہے, مجھے فون کر رہا ہے جاوید بھائی آ جاؤں. وہ بیچارے روتے ہی رہتے ہیں کراچی کے لیے, سب کراچی کے لیے روتے رہتے ہیں. اور آج یہ اگر صحیح ہو جائے نا, چائنا جب اپنے صحیح ٹریک پہ آیا تو پوری دنیا سے چائنیز آنا شروع ہو گئے چائنا میں. اور جب وہ چائنا میں آئے تو چائنا کا گراف یوں کیا. اور میں بولتا ہوں کہ یہ اکیلا کراچی جو ہے نا, یہ جتنا باقی پاکستان ہے نا, ایسے 100 گنا پاکستان ہو جائے نا, اس کو اکیلا چلا سکتا ہے. یہ کراچی وہ شہر ہے, یہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو جب چلا سکتا ہے. ہم چھوٹے تھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے محلے کے اندر بلڈنگیں تھیں چھوٹی چھوٹی, تو کراچی یونیورسٹی میں فلسطینی, ملیشین, انڈونیشین, سب جارڈنی, کتنے لوگوں کے کنٹری کے لڑکے یہاں پڑھنے آتے تھے یار میڈیکل کالج میں. کہاں گئے؟ آج وہ دبئی میں ہمارے بچے پڑھنے جا رہے ہیں. تو ہم تو نیگیٹو گروتھ پہ ہیں کنٹینیو. اور جب یہ 4-5 چیزیں جو تباہی کی گئی, انڈسٹریلائزیشن کو ختم کیا گیا, تباہی شروع ہو گئی. ایجوکیشن کو نیشنلائز کیا, تباہی شروع ہو گئی. میرٹ کو ختم کیا, تباہی شروع ہو گئی. بینک کو نیشنلائز کیا, تباہی شروع ہو گئی. رہا کیا پھر اس کے بعد؟ آپ نے تو سب بیسک جو فاؤنڈیشن ہے وہ ساری ختم کر دی. اور میرٹ ختم کرنا کسی بھی ملک کے اندر وہ تو کینسر ہے, اس سے بڑا تو کینسر کوئی نہیں ہے کنٹری کو تباہ کرنے کے لیے. حقیقت تو یہ ہے. آپ مجھے بتائیں, میں سائڈ انڈسٹریل ایس آئی ٹی کے بورڈ پہ ہوں, وہاں ان کے پاس ماسٹر پلان نہیں ہے, ان کے پاس ٹائٹل ڈاکیومنٹ نہیں ہے. 7-8 انڈسٹریل ایریا ہے. میں نے بولا بورڈ پہ, بھائی آپ کے ٹائٹل ڈاکیومنٹ کہاں ہیں, مجھے دکھائیں تو صحیح. تو کسی کے پاس ٹائٹل ڈاکیومنٹ نہیں ہے.
ابھی ایک نیا انڈسٹریل ایریا اناؤنس کیا جس کا بلاول صاحب نے جا کے فیتا کاٹا. میں نے بولا بھائی ٹائٹل ڈاکیومنٹ کے بغیر کیوں اناؤنس کر رہے ہو؟ وہ اناؤنس کیا انہوں نے, اور وہ زمین وہ جہاں سیم اور تھوڑ وہاں پہ اناؤنس کیا. اب کیا وہ سب کو پیسے بٹوریں گے اور وہاں کوئی انڈسٹری نہیں لگے گی. تو کراچی کو اگر بنانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے لوگ ہی بنا سکتے ہیں. کراچی کے مقامی جن کا سب کچھ ادھر ہے, یہ جب تک اس کراچی کو اون نہیں کریں گے, جب تک یہاں کے گورنمنٹ ان کی نہیں ہوگی تو یہ کراچی نہیں بن سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جتنے لوگ یہاں ہیں ان کو اپنے اپنے ادارے, اپنی اپنی ایسوسیشن, اپنے اپنے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم سب کو نکلنا پڑے گا ورنہ کراچی بہتر نہیں ہو سکتا. تھینک یو. السلام علیکم.